और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, चुनाव में औरंगजेब आएगा, किसको वोट दिलाएगा? विपक्ष वसूलेगा जजिया कर, दे पाएगा बीजेपी को टक्कर। इंडी गठबंधन खोजे मुस्लिम वोट, दिखने लगी सियासी खोट। राम से दूर सनातन परिवार, कैसे बनेगी विपक्ष की सरकार? 3 चरणों का सियासी रण, ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। ऋचा सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। ऋचा सिंह जी, वाकई अगर इंडी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, तो औरंगजेब वाला व्यवहार अपनाया जाएगा, सरकार की तरफ से जजिया कर लगा दिया जाएगा, ये संभव है? जी देखिए, इंडी गठबंधन सनातन विरोधी है, इस देश में धर्म विरोधी है और औरंगजेब के द्वारा जाजिया कर किस पे लगाया जाता? औरंगजेब के द्वारा जाजिया कर उसके ऊपर लगाया जाता था जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे, अर्थात जो लोग हिंदू थे। जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने बार बार अपनी मंशा स्पष्ट की और विशेष रूप से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह स्पष्ट किया है कि किस तरीके से वो मुस्लिम युवाओं की शिक्षा के लिए विदेशों में विशेष व्यवस्था करेंगे, वो किस तरीके से बताते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वो किस तरीके से ये भी बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए, वो किस तरीके से कहते हैं कि जो धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानून है उसको संरक्षण देने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कही है। वो ये भी बताते हैं कि हज के लिए वो किस तरीके से व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो कहीं ये नहीं बताते हैं कि वो हिंदुओं के लिए जो तीर्थ स्थान है या हिंदुओं के लिए जो यात्राएं हैं या हिंदुओं के लिए क्या वो विशेष है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है, उसके बावजूद इंडी गठबंधन ने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की है, जो कहीं ना कहीं संविधान को चुनौती देने वाला है। ये एक बहुत खतरनाक मंशा है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस जिन जगहों पे आई, किस तरीके से कर्नाटक में प्रयास किया, किस तरीके से आंध्र प्रदेश में प्रयास किया, जहां पे इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाकर उसे हटाया गया। तो ये दलितों और पिछड़ों का भी हक छीनकर एक धर्म विशेष को देना चाहते हैं, क्योंकि ये उसका कोई भला नहीं चाहते। ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लगातार अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके के कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मंशा को साफ करना भारतीय जनता पार्टी का काम है और वो कर रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, आपका ये गठबंधन केवल मुस्लिम हित ही देखेगा, हिंदू हित की बात नहीं करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ऋचा जी ने इतनी देर भाषण दिया पर अपने मैनिफेस्टो पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि इस देश में महंगाई है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है इनके पास, इस देश में बेरोजगारी है, उसके लिए क्या है इनके पास कोई एजेंडा है। इस देश में महिला अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इनकी खुद की पार्टी में महिला के अपराधी जो है भरे हुए हैं, उनके बच्चों को भी टिकट दे देते हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों पर कर्ज दुगना हो गया है, पर ये उस पर नहीं बोलेंगे। इनके मैनिफेस्टो में कुछ है क्या, आप ये बताइए। कल प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सामाजिक जीवन नहीं जी पाऊंगा। आज फिर इनकी प्रवक्ता बैठकर जो है हिंदू मुसलमान यहाँ टीवी चैनल पर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? हिंदू मुसलमान कहाँ? वो तो कह रहे कि कांग्रेस कर रही है, हिंदुओं का ख्याल नहीं, लेकिन मंशा को साफ करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। प्रियंका जी ये बताएं कि ये क्यों अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण करने का प्रयास किया है? ऋचा जी एक मिनट, प्रियंका जी क्या वाकई ये सही होगा? ऋचा जी से कहिए मैनिफेस्टो लाई है, पेज नंबर जजिया कर लगा दिया जाएगा क्या? यानी कि हिंदू अपने धार्मिक स्थल पर जाने के लिए भी टैक्स मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपका मैनिफेस्टो पढ़ा है और आपके मैनिफेस्टो पे तो पूरा देश चर्चा कर रहा है। जिस तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स की बात आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वेलकम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप ये भूल जाते हैं कि ये देश भारत है, ये मार्क्स का और माओ का देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन का देश है। राम मंदिर जाने में आप लोगों को शर्म आती है। आज तक आप लोग राम मंदिर दर्शन करने, सनातन का आप लोग लगातार अपमान करते हैं। आप लोग और एक विशेष बात, आप लोगों को नमाज पढ़ने जाने में टोपी लगाकर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको राम मंदिर जाने में दिक्कत है। तो ये तो आपका सच है, तो पूरे देश के सामने है। ऋचा सिंह जी एक मिनट सुनने दीजिए। और आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, कुछ नहीं है बोलने को। इतनी देर में सिर्फ इन्होंने बोला हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, 4 तरीके से घुमा के। उनका कहना है कि आप लोग हिंदुओं की बात नहीं करते, केवल मुस्लिमों की बात करते हैं। एक मिनट ऋचा जी ये बताइए, एक मिनट, ऋचा जी आपके मैनिफेस्टो में है
नौकरियों के बारे में कुछ बोलेंगी? रोजगार के बारे प्रियंका में कुछ गुप्ता जी, बोलेंगी? देखिए आरोप ये है, प्रियंका गुप्ता जी पहले सुन लीजिए, सवाल क्या है? प्रियंका गुप्ता जी, आप एक मिनट कहिए रिचा जी सवाल करने दीजिए मुझे। आप कहिए ना कि आप ऋचा जी सवाल करने दीजिए मुझे। प्रियंका गुप्ता जी, सवाल यह है कि आप मुसलमानों की बात करती हैं, आपकी पार्टी करती है, हिंदुओं की बात नहीं करती, हिंदू हित की बात नहीं करती, केवल मुस्लिम हित की बात करती है। अरे राहुल जी, इनसे कहिए पेज नंबर दिखाएं, नहीं तो झूठ मत बोलें। झूठ बोलने के केस में इनको अंदर कर दिया जाएगा। हद है इन लोगों के झूठ की, बेशर्मी की इंतहा कर रखी है इन लोगों ने। इस देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, नौकरियां है नहीं लोगों के पास, महंगाई के बोझ में लोग दबे हुए हैं, और ये बेशरम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने बैठे हैं यहाँ पे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, धर्मेंद्र जी, आप भी गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि आपकी पार्टी को भी कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति आपकी पार्टी करती है, और इसी चर्चा के दौरान बोल भी दिया ऋचा जी ने कि टोपी लगाकर पहुंच जाते हैं, लेकिन राम मंदिर कोई नहीं पहुंचना चाहता। हम हिंदू हित की बात, ना मुसलमान हित की बात, हम देश के प्रत्येक नागरिक के हित की बात करते हैं, देश के हित की बात करते तो हैं। फाटक पर हम योजना, एक मिनट ऋचा जी बोलने तो दीजिए। ऋचा जी प्लीज, बहन हो, कम बोलो। ऋचा जी एक मिनट प्लीज बोलने दीजिए। काउंटर लूंगा ऋचा जी, काउंटर लूंगा मैं काउंटर लूंगा। प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी एक मिनट, ठीक है। मैं बड़ा ध्यान सुन रहा था। इतना व्यग्र मत हो, नए भाजपा में गए हो तो इसका मतलब परेशान मत हो। पहले भारतीय जनता पार्टी 2014 का, 2019 पार्टी पर रहिए, व्यक्तिगत ना होइए कोई भी नहीं। 2022 का घोषणा पत्र पढ़ लें, और पहले यहाँ आने के पहले टीवी पर जब आए पहले 2014 घोषणा पत्र पढ़े, 2019 घोषणा पत्र पढ़े और 2022 का, और उसमें बताएं कितना प्रतिशत वादा पूरा किया। क्या मोदी जी ने 20 करोड़ रोजगार दिया? क्या मोदी जी ने महंगाई खत्म किया? क्या मोदी जी ने आधी आबादी की चिंता की? किस तरह से कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी? किस तरह से हाथरस में बेटिया को न्याय नहीं मिला? किस तरह से मणिपुर में हमारी आधी आबादी के साथ अन्याय अत्याचार बहनों के साथ हो रहा? गृह मंत्री प्रधानमंत्री बंद है, उसको पढ़ के आए कि उन्होंने क्या वादा किया था। वादा किया था कि मां गंगा का बेटा हूं, गंगा साफ करूंगा, और एनजीटी में शपथ पत्र देते हैं। 12 ऐसे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर सीवरेज सिस्टम का ईंट तक नहीं रखा गया है। मां गंगा के साथ भी अन्याय करते हैं। उन्होंने काशी को कोर्टो बनाने को, ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए 12 से 17 के बीच आपने हज हाउस का जिक्र किया था क्या आपने मैनिफेस्टो में? नहीं, इस बात का जिक्र होता रहता है। देखिए, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, जो भी जरूरत होगी। हज हाउस डेवलपमेंट है, बाकी और कुछ डेवलपमेंट नहीं था। राहुल जी नहीं, मेरा सवाल है, मेट्रो बनाई, हिंदू भी चलता मुसलमान चलता। हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, हिंदू भी चलता मुसलमान चलता, देश प्रत्येक नागरिक चलता। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लेआउट दिया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब हज हाउस के अलावा आप बता दीजिए, हज हाउस के अलावा बता दीजिए कोई हाउस हिंदुओं को लेकर बनाया? ये सवाल देखिए बीजेपी करे। अयोध्या में सुनिए, हज हाउस बना तो अयोध्या में चाहे कॉरिडोर बनाना हो, चाहे ऐतिहासिक महत्व के वृक्ष लगाने हो, समाजवादी सरकार ने किया। चाहे बुंदेलखंड में लोगों की जल की समस्या को समाप्त करने के लिए तालाब बनाना हो, समाजवादी सरकार ने किया। हाईवे से जुड़े जनपदों में ट्रामा सेंटर बनाना हो, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अगर हमने लोहिया आवास और जनेश्वर मिश्रा के माध्यम से गांव का विकास किया तो हर वर्ग लाभान्वित हुआ। तो अगर हमने देखिए सरकार की योजनाओं से तो हर कोई, लेकिन देखिए जब सेंट्रिक होता है मामला, जब सेंट्रिक होता है धर्म विशेष से लेकर, तब सवाल उठता है, तब सवाल उठाया जाता है। धर्मेंद्र सिंह जी नहीं, फिर से बताएं राहुल जी, मैं सुन नहीं पाया। देखिए, जो सरकारी योजना है उसका तो लाभ सब लेते हैं, उसमें ना हिंदू ना मुसलमान, न एससी न एसटी न ओबीसी, लेकिन जब धर्म को लेकर कोई योजना होती है तो वो तो सेंट्रिक हो जाता है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि देश में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, सबने उसका स्वागत किया। आज जब चुनाव है और 10 वर्ष केंद्र सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार ने कार्यकाल पूरा किया, और बस पूरी कर ले रहा हूं, और 7 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। तो जब आप जनता के बीच में आए हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, तो आप अपने 10 वर्षों के उपलब्धियों को आप बताइए कि आपने जनता के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, जन सरोकार के मुद्दों के लिए, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, आबादी के लिए आपने क्या किया। आप उसको ले जाकर के पाकिस्तान घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मंदिर मस्जिद करना चाहते हैं। ये नहीं, मंदिर मस्जिद कौन करना चाह रहा है? कोई कह रहा है शुद्धिकरण कर देंगे। नेता देखिए,
नहीं आप ये बताइए, कोई कह रहा शुद्धिकरण कर देंगे, आप लोगों ने तो दूरी बना रखी थी, इसीलिए तो सवाल, उनको मौका मिल गया है। अखिलेश जी कन्नौज में मंदिर में दर्शन करते हैं, आप चले जाते हैं शुद्धिकरण करने। इस देश में इस तरह थोड़ा ऋचा जी चलता है, आपकी मनमानी से नहीं चलता ऋचा है। जी और मैं नहीं, और प्रधानमंत्री जी के पहले चरण के बाद बिल्कुल ऋचा जी जवाब लें, पहले चरण के बाद घुसपैठिया शब्द, पाकिस्तान और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, और उसके बाद मंगलसूत्र छीनने से लेकर के बातें कौन लेकर के? नहीं, रिहेंस टैक्स की बात आई थी तो उसी पे ये चर्चा हो रही थी। ऋचा जी भाई क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में इनहेरिटेंस या पाकिस्तान नहीं तो की बात है? इनसे पूछे इनका मैनिफेस्टो है क्या? मैं कहूंगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बताएंगे अपने प्रियंका चतुर्वेदी ने नहीं कहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, भारतीय जनता गंगाराम सत्रोदा ने कहा है, जो आपके प्रमुख नीति सहायक हैं। नहीं, आप प्रियंका चतुर्वेदी ने नहीं कहा है। आपका मैनिफेस्टो है, 2 लाइन बता दीजिए अपने मैनिफेस्टो से। राहुल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के 140 करोड़ लोगों के सबके साथ सबके विकास का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की 7वें स्थान पर पहुंच चुकी है, 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है, और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का अपना विजन लेकर चल रही है। हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही साथ हमारे पास आने वाले समय का विजन है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो इंडी अलायंस है, जो अभी कुछ दिन पहले किस तरीके से जब मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे को भर भर कर गालियां दे रहे थे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस बहुत ही चालू पार्टी है। ये शब्द मंच से अखिलेश यादव जी के द्वारा कहे गए कांग्रेस पार्टी। 2 लाइन नहीं पढ़ तो ये किसी नीति और किसी विचारधारा के तहत एक मंच पर नहीं आए, एक मंच पर भी इसलिए आए हैं कि इनको एक धर्म विशेष के वोटों को साधना है और एक धर्म विशेष के वोटों का तुष्टीकरण करना है। लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि सनातन का अपमान बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा क्यों किया जाता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आज तक अयोध्या क्यों नहीं जा पाए। राम गोपाल यादव लगातार सनातन का अपमान करते हैं। रामचरितमानस की प्रतियां धर्मेंद्र जी, ये बात सही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि औरंगजेब की आत्मा आ गई है आपकी पार्टी के अंदर। नहीं राहुल जी, औरंगजेब की आत्मा तो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। जजिया करके जिस तरह उसने लगाया तो उस तरह नोटबंदी और जीएसटी करके लोगों को जेब काट लिया, और किस तरह से इन्होंने खाते खुलवाने के नाम पे 36,500 करोड़ रुपए गरीबों का मिनिमम बैलेंस नाम काट लिया। मैं उस पर आता हूं। बहन ऋचा अभी कह रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये सवाल खड़े हुए। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बिहार में जाकर के जिसके लिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, उनका स्वागत पलक पावड़े बिछा करके और अपने साथ आज गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जाकर के महाराष्ट्र के अंदर लेट मी कंप्लीट प्लीज, मेरी बात ये ठीक बात नहीं है, मैं बहुत ध्यान सुन रहा था। लेकिन आप इस देश के जो माफिया है, कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी होते हैं, भ्रष्टाचारी माफियाओं का ठेका आपने लिया है। इनसे पूछिए कि फाटक पर फातिया पढ़ने कौन गया था? नकार दें। अरे आपके टीवी चैनल पर बैठकर अखिलेश यादव फाटक पर फातिया पढ़ने क्यों गए थे? पूरा देश देख रहा है। जो कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी है, इस देश के आतंकवादियों और अपराधियों को संरक्षण आप देते हैं। आप कहते हैं हम वोट जिहाद के नाम पे आप वोट जिहाद का नारा देते हैं और इसके नाम पर वोट मांगते हैं। देश की जनता देख रही है क्या वोट जिहाद जो संविधान के विरुद्ध है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। स्टूडियो में बैठा के ऐसे कैसे आपके पास क्या, इस तरह ठीक नहीं है। आपके पास क्या आधार है? पूरी बात सुनने दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, गलत बात है। नहीं, जैसे आपके सवाल होते हैं वो उधर से जवाब, उधर से सवाल, तो आपका जवाब नहीं। राहुल जी महाराष्ट्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं और कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी और चक्की पीसिंग और 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं और उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, देश के प्रधानमंत्री जी नहीं, अगर आप देखिए, अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा, तुलनात्मक अध्ययन करना है तो इसी अंसारी परिवार का विरोध किया था। एक चीज क्लियर कर दीजिए धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी की बात मैं करता हूं। इसी अंसारी परिवार का विरोध किया था अखिलेश यादव ने, किया था कि नहीं किया? देखिए मेरी बात सुन ले। हाँ, किया था जी के जमाने से, बहुत पुराने समय से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की धर्मेंद्र जी, मेरा कुछ नहीं कहना है, मेरा साफ कहना है कि अखिलेश यादव ने विरोध किया था कि नहीं किया था। जिस तरीके से शिवपाल लाकर करीब खड़ा कर रहे थे, विरोध किया था सबने।
अखिलेश के उस फैसले को सबने सराहना की थी। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं आपसे जानना चाहता हूं, हुआ था ना? राहुल जी, मैंने क्या कहा, हम उस पर भी आएंगे। सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी कभी समाजवादी पार्टी में नहीं थे, ना हमने कभी उनको लिया, ना हमसे सवाल ये भी है कोई लेना जी देना कि नहीं। मुख्तार सवाल ये अंसारी है कोर्ट कि से अफजाल convicted अंसारी अपराधी शुरू से थे। और उनके परिवार के आप नहीं, कोर्ट उनके से परिवार के convicted योगदान अपराधी को थे। आप नकार नहीं ये सकते। भी कहिए ना, वो आजादी की लड़ाई में उनके कोर्ट से परिवार का convicted योगदान रहा और अपराधी थे, ये लगातार भी राजनीति कहिए में ना। सक्रिय रहे। किसी एक आजादी की व्यक्ति लड़ाई में अपराधी शामिल बदमाश होने हो का जाने तो से ये आप मतलब सबका है कि चरित्र उनकी नहीं लिख लेगेसी सकते। थी, उनको तो और और जिम्मेदार उससे होना ज्यादा चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह भगोड़े और वांछित अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रही है, सारे भ्रष्टाचारियों को ले रही है, सारे माफियाओं को मैं नाम ले लूंगा तो बुरा लग जाएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक आज कहाँ है सारे लोग, बिना उनके सहारे। प्रियंका जी, अगर आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो फिर उस पर न किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। राहुल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो इनसे कह रहे हैं कि दो चीजें गिना दें अपने मैनिफेस्टो के, तो पर असमर्थ है, इनके मैनिफेस्टो में कुछ है नहीं और पढ़ के भी नहीं आई है। दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि मेरे मैनिफेस्टो में क्या है। हमने कहा इस देश की जनता को फूड सिक्योरिटी बिल के आपने कहा है कि हम 10 यूसीसी को किलो संरक्षण राशन देंगे और 10 किलो राशन गरीब जनता को ये 5 जून से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप महिलाएं, महिलाओं के साथ तो खड़ी होंगी। अल्पसंख्यक महिलाओं का क्या अधिकार नहीं है सम्मान से जीने का? आप कम 15 से कम अगस्त से आपकी उसकी तरीके भर्ती से प्रक्रिया स्टार्ट हो राजनीति जाएगी। नहीं करते। 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं, राहुल जी से पूछिए, हर गरीब इनके महिलाओं मैनिफेस्टो में कहा गया है कि गरीब महिला को देना तुष्टीकरण स्टार्ट की कर राजनीति देंगे। को इन्होंने संरक्षण किसानों देने के लिए यूसीसी को संरक्षित करने की बात कही है कि नहीं कही है? टेप रिकॉर्डर बंद करेंगी आप? ये कहते हैं कि यूसीसी को हम संरक्षण देंगे, पर्सनल लॉस को हम संरक्षण देंगे, हम जो है 3 तलाक को लागू करेंगे। क्यों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मुस्लिम महिलाओं को जो है आप करिए डिबेट, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। इनसे जवाब मांगेंगे तो इनकी खिसियाट देखते बनती है। प्रियंका जी कहाँ चली गई आप? नहीं, प्रियंका जी के पास जवाब नहीं है। जब इनसे यूसीसी पे सवाल पूछिए, 3 तलाक पे सवाल पूछिए, तो ये सवाल देने के बजाय उठ के जाना पसंद करते हैं। हम तो कह रहे हैं, इन्होंने पूछा कि मैनिफेस्टो में कहा है, हमको बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो में किस पन्ने पर दिया हुआ है। नहीं है तो उनके मैनिफेस्टो में 8,500 रुपए हर महीने खटाखट। नहीं, यूसीसी को संरक्षण देने की बात कही है राहुल जी। आप यूसीसी को संरक्षण देंगे तो आप 3 तलाक को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? इस देश में मुस्लिम महिलाओं को कोई अधिकार है कि नहीं सम्मान से जीने का? इसका जवाब कौन देगा? आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत क्यों होती है कि अगर ये कहा जाए कि जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो कांग्रेस और सपा के पेट में दर्द होता है, तो क्यों ना कही जाए कि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर निवास करती है? नहीं, सपा और कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होता, जनता को आपने दर्द दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर नौजवान पूछ रहा है कि 20 करोड़ रोजगार का वादा देकर आपने अग्निवीर दे दिया, और जब 3 साल बाद उनके पिताजी नौकरी कर रहे होंगे और बेटा जो है घर बैठ करके घास छीन रहा होगा। दर्द किसान को होता है। दोहरा दीजिए ना, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऋचा नहीं कह रही है। हाल पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऋचा नहीं कह रही है। है। भारतीय जनता पार्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2022 में जब आप आए थे घोषणा पत्र लेकर के, इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। ये बात कही जाती है तो गन्ना किसान को 14 दिन में भुगतान देंगे, नहीं तो ब्याज देंगे, उनको पेनाल्टी देंगे। एक भी किसान को दिया हो तो बताइए। आप तो कहीं वादे पर खरे नहीं उतरे। आपने गांव बस सर्विस देने की बात की थी। एक गांव का नाम बताइए जहां नई बस सर्विस से जोड़ दिया हो। आपने इंडस्ट्रीज की बात की थी। 5 का नाम बताइए, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई है। 5 उद्योग का नाम बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर जहां शिलान्यास भी हुआ हो, जिसका उद्घाटन भी किया हो। उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी कर रहा हो। आप बताइए, 5 उद्योग धंधे के नाम में चैलेंज करता हूँ, आप बता दीजिए। पढ़ के आइएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ भी लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। आप दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी आदिवासी का विरोधी है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो जजिया कर देना पड़ जाएगा बहुसंख्यकों को। सवाल इस बात को लेकर कि अब क्या चुनाव ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण को लेकर जोर मारने लगी है। 2 टूक में इतना ही।